तो अपन बात कर रहे थे थॉमसन के मॉडल की। थॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल में देखो अपन क्या पढ़ेंगे भाई, थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया था तो उस समय देखो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, प्रोटॉन की खोज हो गई थी, दोनों की डिस्कवरी हो गई थी भाई, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था बताने के लिए ही थॉमसन अपना मॉडल दे रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होंगे, प्रोटॉन किस प्रकार होंगे। थॉमसन ये कह रहा है कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है, या फिर मैं कहूं एक धनात्मक गोला है। एटम क्या है? एक धनात्मक गोला है। धनात्मक गोला एक मीन्स किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा प्रोटॉन से बना हुआ है। और इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जो तरबूज होता है, उस तरबूज में तरबूज के बीज नहीं है क्या ये? तो इसको आप तरबूज मॉडल भी बोल सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी आप इसको बोल सकते हैं, तरबूज मॉडल, ठीक है भाई। तो इसको आप वाटरमेलन मॉडल बोल दो, प्लम पुडिंग मॉडल बोल दो, थॉमसन मॉडल बोल दो, ठीक है, तरबूज मॉडल बोल दो। और अपन बात करें तो लड्डू मॉडल भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि लड्डू में भी काली मिर्च जो डाली जाती हैं, या फिर काली मिर्च डाल दी जाती हैं, या फिर खरबूजे के बीज डाल दिए जाते हैं, इलायची के दाने डाल दिए जाते हैं, तो ये लड्डू हो गए, ये इलायची के दाने हो गए। तरबूज हो गया, ये तरबूज के बीज हो गए, ठीक है। तो एटम क्या है? एक धनात्मक गोला है, पॉजिटिव गोला है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से वितरित होते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब तो एक पॉजिटिव गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर फैले रहते हैं। ये हो गया एक वाटरमेलन मॉडल, लड्डू मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं है, कोई कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म था इसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसमें प्रोटॉन होंगे भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है तो ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। तो एटम ध्यान रखना न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर आप बात करें थॉमसन के मॉडल की, तो थॉमसन का मॉडल हो गया अपना ये, वाटरमेलन मॉडल बोल दो, तरबूज मॉडल बोल दो, लड्डू मॉडल बोल दो। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होता, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, कहीं भी प्रोटॉन पाया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या है वो सेम होगी, अर्थात एटम न्यूट्रल होगा थॉमसन की बात माने तो, ठीक है। यह आपके पास हो गया भाई थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल हो गया, और थॉमसन के मॉडल के बाद अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल की अपन अब बात करना स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहा है उसमें, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है। देखो जब थॉमसन ने मॉडल दिया था उस समय केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई थी,
और अब जब रदरफोर्ड की बात करेंगे तो रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था तो उस समय तीनों पार्टिकल की खोज हो गई थी भाई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले मैं रदरफोर्ड मॉडल में बात करता हूं इसके एक्सपेरिमेंट की, कि क्या इसका एक्सपेरिमेंट था, क्या इसका प्रयोग था। तो इसका एक्सपेरिमेंट या प्रयोग की अगर बात करें तो उसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली, सोने की पन्नी, और उस सोने की पन्नी पर क्या लिया उसने, एक गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी, और उस सोने की पन्नी पर उसने बौछार की, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल होता है क्या भाई, He+2, अर्थात अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। उसके एक्सपेरिमेंट को अगर मान लीजिए अपन डायग्राम से शो करें तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा उसका। पीछे की साइड उसने ये एक ZNS का पर्दा लगाया, और यहां उसने ये गोल्ड फॉइल ली, और इस गोल्ड फॉइल का ये मैं एक आपको शो कर रहा हूं एटम, एक एटम शो कर रहा हूं, ये रहा। ठीक है भाई। अब उसने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल पर बम्बारमेंट, इस गोल्ड फॉइल को मैं ऐसे भी शो कर सकता था, देखो कि भाई ये गोल्ड फॉइल है और ये इसमें Au की एटम है, एक Au का एटम यहां शो कर दिया। तो ये गोल्ड फॉइल है, इधर बना दूं कि ये आपके पास एक उसने क्या ली थी बताओ, सोने की पन्नी ली थी। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली थी, सोने की पन्नी ली थी, और इस गोल्ड फॉइल पर या सोने की पन्नी पर अब वो बम्बारमेंट कर रहा है अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल की बमबारी की उसने, ये उसका अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट है। अल्फा पार्टिकल की ये उसका डायग्राम हो गया भाई। ठीक है, ये आपके पास हो गए क्या, अल्फा पार्टिकल, या पास गोल्ड फॉइल हो गई, ये ZNS का पर्दा हो गया। अब क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल की उसने बमबारी की, कुछ इधर निकल गए तो यहां ये चमकने लग गया ZNS का पर्दा, जिससे पता लगा कि भाई बाहर निकल रहे हैं, निकल रहे। ये गोल्ड फॉइल है, यहां डालो, पीछे की तरफ कोई बाहर निकला यानी इसका पता कैसे लगेगा, पीछे ZNS का पर्दा लगा दो एक, जो बाहर निकलेगा वो पार्टिकल वहां जाएगा और वहां चमक उत्पन्न करेगा। तो अल्फा पार्टिकल की बमबारी की उसने एक गोल्ड फॉइल पर, पीछे उसने ZNS का पर्दा लगाया। ये उसका एक्सपेरिमेंट है, ये उसका डायग्राम है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने, तो पहला तो पढ़ा अपने उसका प्रयोग, कि उसने क्या प्रयोग किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो बताए उसका प्रयोग क्या एक्सपेरिमेंट किया भाई, जो गोल्ड फॉइल है, सोने की पन्नी है, उस पर अल्फा कणों की बमबारी। ठीक है, ये उसका एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर मान लो मैं बात करता हूं उसने क्या ऑब्जर्व किया,
क्या उसने प्रेक्षण किया। तो इसका ऑब्जर्वेशन अगर अपन देखें तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, देखो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पार निकल गए, अधिकांश अल्फा पार्टिकल इससे पार हो गए सोने की पन्नी से, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लगभग 90 के एंगल पर, एटलीस्ट 90 के एंगल पर घूम गए, और लगभग 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। यानी कितने पर घूमा बताओ, 180 डिग्री पर घूम करके वापस आ गया। ये उसके ऑब्जर्वेशन थे। एक्सपेरिमेंट क्या था उसका, कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट, ये उसका एक्सपेरिमेंट था। ऑब्जर्वेशन क्या था उसका, उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर तो पार निकल गए, कुछ एटलीस्ट 90 पर घूम गए, और 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। ये इसका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले। तो रिजल्ट्स क्या थे इनके, देखो। क्या क्या रिजल्ट्स निकाला उसने। पहला रिजल्ट क्या निकाला भाई, पहला ऑब्जर्वेशन था कि अधिकांश पार हो गए। इसका मतलब यह है कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल आर पार हो गए। इसका मतलब अधिकांश भाग खाली है भाई। एक एटम का, एक परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली है। ये जो अल्फा पार्टिकल होता क्या है भाई, He+2। ठीक है, अपन ये जानते हैं कि चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, इनके बीच हमेशा रिपल्सन होगा, हमेशा रिपल्सन होगा। तो ये जब पार्टिकल गया टकरा के वापस आ गया, इसका मतलब ये प्रतिकर्षण के कारण वापस आया, रिपल्सन के कारण वापस आया। बिना प्रतिकर्षण बिना रिपल्सन तो वापस नहीं आता ये। तो प्रतिकर्षण के कारण वापस आया, रिपल्सन के कारण वापस आया। और रिपल्सन जब ही पॉसिबल है जब इस हीलियम पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जिससे टकराया वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठोस होना चाहिए, ताकि उससे जाए, टकराए और रिपेल होकर वापस आ जाए, प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाए। तो अगला रिजल्ट उसने ये कहा कि भाई एक एटम के बीच में कोई ना कोई एक ठोस भाग जरूर है, कोई ना कोई ठोस भाग जरूर है, सॉलिड पार्ट जरूर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। और उस पॉजिटिव चार्ज वाले ठोस भाग को उसने नाम दिया न्यूक्लियस या नाभिक। न्यूक्लियस या नाभिक। तो परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है जिसको न्यूक्लियस या परमाणु नाम दिया भाई। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस या परमाणु नाम दिया। तो बीच में एक ठोस धनावेशित भाग है, पॉजिटिव भाग है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस कहा जाता है। ध्यान से सुने, न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। नाभिक किससे बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला करके क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो जोड़ है उसको आप क्या बोलेंगे बताओ, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो A बराबर होता है N+P। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जोड़ न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा कि
ये जो एटम है ना भाई, और ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है r, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी a की पावर 1/3 के। a क्या होता बताएं? n+p। इसका मीन्स तो ये हुआ भाई कि अगर a इंक्रीज होगा तो ये r भी इंक्रीज होगी। r क्या बताएं? ये लो, न्यूक्लियस की रेडियस, नाभिक की त्रिज्या। और वैसे भी सीधी बात है कि इसमें अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे तो रेडियस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर मान लो बढ़ते जाएंगे, जैसे एक तो ये न्यूक्लियस है जिसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, एक ये है जिसमें 3 3 6 7 8 4 न्यूट्रॉन है 4 प्रोटॉन, और ये जिसमें 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन। बताओ साइज बढ़ गया कि नहीं? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो साइज तो बढ़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी a की पावर 1/3 के। ये जो समानुपाती का सिंबल है इसको अगर हटाओ तो तुम क्या लगाऊंगा? एक कांस्टेंट लगाऊंगा r0 a की पावर 1/3, और ये r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 गुणा 10⁻13 सेंटीमीटर। ये हो गया इस न्यूक्लियस की रेडियस r के बीच और a के बीच रिलेशन। a क्या होता है बताओ? n+p। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ क्या होता है? a। ठीक है, और क्या उसने रिजल्ट निकाले वो मैं इसको हटा करके फिर लिखता हूं। (10⁻⁸ से 10⁻⁻10 ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। -13 सेंटीमीटर से 10⁻15 मीटर, 10⁻39 cc, 10⁻24 cc, ठीक है, 10⁻12 से 10⁻15, ये 15 है ग्राम पर सीसी में, और ये है किलोग्राम पर सीसी में। और एक फर्मी बराबर 10⁻13 सेंटीमीटर। ये कुछ आंकड़े थे जो रदरफोर्ड ने दिए थे। ये जो ऊपर का साइज है 8 या 10, किसकी जो रेडियस है वो ज्यादा है, किसकी कम है? तो देखो, जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कम होगी, ये रही। तो ये तो न्यूक्लियस की रेडियस है, और ये ऊपर वाली रेडियस है परमाणु की। ये परमाणु की रेडियस है कि परमाणु की रेडियस 10⁻⁸ से 10⁻10 मीटर होंगी। न्यूक्लियस की कम होती है, 10⁻13 से 10⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस की रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। ये वॉल्यूम है भाई, आयतन। ये ज्यादा है तो ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? एटम का। तो ये आपके पास एटम का वॉल्यूम है, आयतन है। और ये किसका बताएं? ये है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो ये 10⁻24 सीसी तो है एटम का, 39 सीसी होता है न्यूक्लियस का। कि 10⁻12 से 10⁻15 क्या है भाई? ये डेंसिटी है, किसकी? न्यूक्लियस की डेंसिटी।
घनत्व है, डेंसिटी है किसकी, न्यूक्लियस की। तो ये नाभिक का घनत्व है, नाभिक की डेंसिटी है। तो ये कुछ आंकड़े थे जो रदरफोर्ड ने दिए थे। ये परमाणु की त्रिज्याएं हैं, ये नाभिक की त्रिज्याएं हैं, ये नाभिक का आयतन है, ये एटम का आयतन है, ये डेंसिटी है न्यूक्लियस की, नाभिक की, नाभिक या न्यूक्लियस की डेंसिटी है। और न्यूक्लियस की जो रेडियस है ना भाई, ये फर्मी में नापते हैं, और एक फर्मी होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। न्यूक्लियस की रेडियस को फर्मी में मापते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया भाई आपके पास रदरफोर्ड द्वारा बताए गए कुछ आंकड़े। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ न्यूक्लियस। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड की रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ये कह रहा है कि न्यूक्लियस बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या हैं? तो इसकी लिमिटेशन या जो कमियां हैं इस मॉडल की वो ये है भाई। पहली कमी, पहली लिमिटेशन, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, चिपके क्यों नहीं? पहली कमी यह है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चिपक जाने चाहिए, चिपके नहीं। क्यों नहीं चिपके भाई? पहली लिमिटेशन। दूसरी, एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल, वो मैक्सवेल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल लगातार मूवमेंट कर रहा है, लगातार घूम रहा है, तो वो ऊर्जा बाहर निकालेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा, और एक समय ऐसा आएगा जो एनर्जी लेस हो जाएगा, पड़ जाएगा। रदरफोर्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, लगातार घूमेगा भाई तो वो सीधी सी बात है कि एनर्जी को एमिट करेगा, और एनर्जी एमिट करेगा तो धीरे 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 उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होते 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 वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। तो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड, ये उसकी लिमिटेशन हो गई।